हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल शिफ्ट का आज का एपिसोड। देखो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये एपिसोड एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के बाद में बताना था, ठीक है, पर मैंने इसको पहले कर दिया क्योंकि इसमें से जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के एग्जाम्पल में से ना क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेंगे। जो DU का एग्जाम होने वाला है या IIT JAM का एग्जाम होने वाला है या नेट की भी बात करूँ 2 नंबर में और गेट में भी 1 नंबर में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है। और मुझे जरा जल्दी थी एग्जाम की वजह से, तो मेरे को ये एपिसोड पहले करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद मैं अगला एपिसोड प्योरली एनाइसोट्रॉपी का रखूंगा और उससे अगला एरोमेटिसिटी का, फिर केमिकल शिफ्ट को, मतलब एरोमेटिक नेचर कैसे केमिकल शिफ्ट से बताएंगे, और फिर मैं फिनिश कर दूंगा। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम टाइम में मुझे चीजें खत्म करनी है। आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, ठीक है, स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी टेंशन ना लो। आओ समझते हैं, देखो केमिकल शिफ्ट को समझते हैं। अभी तक आपको केमिकल शिफ्ट निकालनी आ गई है कि किस पॉइंट पर कितनी केमिकल शिफ्ट होती है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं पूछूं इसमें कितने सिग्नल होंगे पीएच के, अपने पीएच के सिग्नल होंगे, ऑर्थो पैरामेटा के 3 सिग्नल, 4 5 सिग्नल, 6 7 सिग्नल। देखो ये 7 क्योंकि कायरल सेंटर है, इसमें 7 नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे, आप देख सकते हो 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल निकालने आपको आ गए होंगे। आओ अब मैं इनकी केमिकल शिफ्ट बताता हूँ। यहाँ देखो इस CH प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट कितनी होती है 1.4। इंक्रीमेंट देखते हैं किसका है, पीएच का है। पीएच का इंक्रीमेंट की वजह से 1.4 पीएच की वजह से। OH का इंक्रीमेंट कितना देता है, OH का इंक्रीमेंट आपको पता है 2.5 के आसपास इंक्रीमेंट देता है। तो 5 4 9 और 4 13 3, 2.4 या 2.5 के आसपास ही तो देता है OH का, ठीक है। इसको 2.3 के आसपास कर लो। 3 4 3 7 4 11 का 1, 4 4 8 3 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5.1 ppm के आसपास मुझे इसका सिग्नल मिलेगा। किसका सिग्नल मिलेगा 5.1 ppm के आसपास इस प्रोटॉन का सिग्नल मिलेगा। OH का तो आपको पता है 2.5 के आसपास मिलेगा जनरली। CH2 इसकी देखते हैं। देखो CH2 की मेरे को 1.4 मिलती है, सॉरी 1.2 मिलती है, 1.4 कह रहा है, CH की मिलती है 1.2 मिलती है। Cl का इंक्रीमेंट कितना देता है आपको पता होगा, Cl मेरा 2 का इंक्रीमेंट देता है, तो 2 और 1 3, 3.2 ppm पर इस प्रोटॉन का मिलेगा। तो अगर मुझे ऐसे ही निकालने हैं पीएच के, आपको पता है जो पीएच के प्रोटॉन होंगे वो 7 से 7.5 के आसपास देंगे, ठीक है, बेसिकली 7 से 7.5 ppm के बीच में होंगे, ठीक है, प्रोटॉन ppm। ये छोटा इसलिए रखा हूँ, देख लो, क्योंकि कम जगह में चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो 3.2 ppm के आसपास इसका प्रोटॉन मिलेगा। तो आपको बेसिकली ये निकालना आ गया है कि कैसे मुझे कितनी केमिकल शिफ्ट निकालनी है। और CH3 की बात करते हैं। देखो जनरली जो ये इसके प्रोटॉन होंगे ये तो वही 7.5 ppm पे मिलेंगे। CH3 नॉर्मली मुझे कितने पर मिलता है, नॉर्मली CH3 मुझे मिलता है किस पर, देखो आपको पता होगा 0.9 पर इस पर 0.9 के साथ 1.4 का इंक्रीमेंट है, तो ये 2.3 ppm पर मिलेगा मुझे। कितने पर मिलेगा 2.3, बोल रहा हूं तो उसका ध्यान दो, 2.3 पर मिलेगा, ठीक है, 2.3 ppm पर। छोटा लिख रहा है ये मत बोलना, बोल रहा हूँ साथ साथ 2.3 ppm पर मिलेगा। और इसमें समझते हैं, देखो ये CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप मेरे को 1.2 पर मिलता है। C डबल बॉन्ड O का सब्सटीट्यूशन 1 प्लस, पीएच का सब्सटीट्यूशन 1.4 प्लस, इसी तरीके से निकालते हैं 4 2 6 और 3.6 ppm पर मिल जाएगा इसका सिग्नल मुझे। इस CH3 की बात करूँ 0.9 पे मिलता है, 1 का सब्सटीट्यूशन 1.9 पे मिलेगा, और ये तो 7.5 के आसपास मिलेंगे, ठीक है। देखो ये चीज आपको आ गई है। अब इसके ऑर्थो पैरामेटा कौन से सिग्नल मेरे कितने पर मिलेंगे वो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑर्थो पैरामेटा का भी तो बताना है कौन से का ज्यादा कौन से का कम होगा। बहुत ज्यादा पूछता है ऑर्थो पैरामेटा का। आओ पहले उसको देखते हैं, फिर बाद में ये जो एग्जाम्पल लिख रखे हैं इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरा बेंजीन रिंग है, यहां जाओ कॉन्सेप्ट समझो, बेंजीन रिंग है और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है लाइक NO2, तो जो ऑर्थो का, मेटा का और पैरा का प्रोटॉन होता है, इनका ऑर्डर क्या होगा केमिकल शिफ्ट का। अगर मैं ग्राफ बनाऊं कि ये TMS का है, तो ये ABC अगर मैंने 3 दे दिए, इसमें कौन सा ऑर्थो का पीक आएगी, कौन सी पैरा की, कौन सी मेटा की। आपको पता है केमिकल शिफ्ट इस साइड बढ़ती है, ये इधर वाला ज्यादा वाला, इधर कम वाला, ठीक है। देखो याद रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा हमेशा ऑर्डर होगा OPM 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 OPM, मोदी जी को बोलो OPM, डिसरेस्पेक्ट नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर है, पर याद रखना विड्रॉइंग
ग्रुप में वो OW वो PM, ठीक है, ऐसे समझ लो इसको, याद रखो विड्रॉइंग ग्रुप वो PM, ठीक है, वो PM है, ठीक है, कौन PM है, वो PM है, ओके। तो सब विड्रॉइंग ग्रुप के साथ ऑर्थो सबसे ज्यादा, कौन सा सबसे ज्यादा, ऑर्थो, उससे कम पैरा और उससे कम मेटा। ऐसा होता क्यों है, देखो भैया विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप लगा दिया, देखो इसमें ही समझा दूं क्या, OPM तो समझ में आ गया, याद रखना विड्रॉइंग वो PM, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप लगा NO2, आपको पता है NO2 मेरा कैसा इफेक्ट शो करेगा, -M। तो -M शो करने के बाद आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ हुआ होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ होते हैं भाई, अगर मेरे पास -M है तो बेसिकली आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, ऑर्थो और पैरा पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते हैं। और ऑर्थो और पैरा में किसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो क्योंकि माइनस इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्स्टिट्यूशन भी तो है, -I छोड़ो, इलेक्ट्रोनिगेटिव भी तो है, कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव भी तो है N, और N इलेक्ट्रोनिगेटिव अटैचमेंट भी तो है इस कार्बन से, NO2 तीनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो ऑर्थे वालों को तो पैरा वाले से भी ज्यादा क्या कर देंगे, पैरा वाले से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देंगे। पैरा ऑर्थो दोनों पोजीशन पर आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जब मेरा विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, जब विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब डोनेटिंग ग्रुप होता है ऊपर, कभी याद रखना, कभी सोचो ऑर्थो पैरा पर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो ऊपर वाला ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तब होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ऊपर वाला का तो ऑर्थो और पैरा पर मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा होगा आपने ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा -M। आपने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओगे तो ये ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ऐसे ऐसे करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो मेरा काम नहीं है, वो GOC में पढ़कर आए हो, ठीक है। और यहाँ मेटा वाला क्या रह जाएगा, मेटा वाले की केमिकल शिफ्ट सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि मेटा पर ही जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो किसका अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है, ठीक है। तो OPM इज द ऑर्डर। लेकिन जब डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक NH2, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, तो मेरा ऑर्थो, मेटा और पैरा में ऑर्डर क्या होगा, तो देखो याद रखो, ठीक है, DM प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब याद करते हैं, ऐसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM होता है अपने, ठीक है, या ऐसी कुछ याद रख लेते हैं, DM PO, ठीक है, DM का PO है, वो DM का PO है, ठीक है, मतलब ये निमोनिक्स होती हैं भाई याद करने की, बाकी याद करने की जरूरत भी नहीं है। मेटा पैरा ऑर्थो, तो इसमें मेटा पैरा ऑर्थो, मेटा सबसे ज्यादा है केमिकल शिफ्ट, उससे कम पैरा, उससे कम ऑर्थो। रीजन समझो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डोनेट कर रहा होगा तो आपको पता है ऑर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, तो ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा तो मेटा से कम हो गए। आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो पैरा ग्रुप पर होता है। कितनी रिएक्शन पढ़ते हो, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, और सबसे फेमस तो होती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो मेटा की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो मेटा की शिफ्ट सबसे ज्यादा होगी। ऑर्थो पैरा में क्यों पैरा की केमिकल शिफ्ट ज्यादा हुई, क्योंकि पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पर मेरा क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट ज्यादा कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट्स नहीं लगते हैं, ये बात का आप ध्यान में रखना, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगते हैं, ये बात। अब कोई सोचे NH2 ग्रुप सर ऐसा लगा हुआ है, इस पर क्या कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, तो ये ऑर्थो का क्या कहते हैं, ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और ज़्यादा कम हो जानी चाहिए थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरा जो डोमिनेटिंग ग्रुप होता है, बेसिकली डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, वो होता है मेरा, कौन सा इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये याद रखेंगे, वो PM, देखो याद रख लो, ठीक है, वो PM, ठीक है, DM का PO, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर, डोनेटिंग ग्रुप में ये ऑर्डर और विड्रॉइंग में ये ऑर्डर। आओ अब मैं ये एग्जांपल आपको कराता हूँ सारे, ये याद रखेंगे, ठीक है। बेसिकली याद रखने की चीजें हैं, याद ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कभी खराब हो जाए। आओ देखते हैं, OHB, देखो ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, ये फिनोलिक ग्रुप है, आपको देखो PH के ऊपर OH लगा, बेसिकली फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है। और ये मेरा OHC जो ग्रुप लगा हुआ है, बेसिकली आपको पता है कौन सा ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। तो
कभी कभी तो लोगों को लगता है कि ए बी सी में मैं ऑर्डर क्या बताऊं, तो यहाँ तो आपको सीधा सीधा पता भी होना चाहिए कि सी का ज़्यादा होगा बी से और बी का ज़्यादा होगा ए से। आपने रेंज पढ़ी है, एसिडिक की रेंज होती है 10 से 12। ओ एच, भाई यही ग्रुप तो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे ही तो ग्रुप लिखा हुआ है। ओ एच सी मैंने नोटिफिकेशन दे दिया, एच एच बी एच सी करके इनको अलग अलग कर दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रेंज होती है 10 से 12 ppm के आसपास, फिनोलिक की रेंज होगी 6.5, बेसिकली इसको 7.5 के आसपास, ठीक है। और HA की, ये तो अल्कोहल का ग्रुप है 2.5 के आसपास, ठीक है। तो आपको पता चल गया CBA। नेक्स्ट आ जाओ, इन दोनों में कौन सा होगा, ये तो एसिडिक का हो गया और ये भी एसिडिक का। आपको पता होना चाहिए फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं। दिस इज एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। बी और ए में आपको ये भी पता है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि बी की केमिकल शिफ्ट ए से ज्यादा होगी। केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। पर एक और तरीका है, आपको पता है कि देखो आप यहाँ एक चीज और सोचते हो सर कि जहां आपने बताया यहाँ CH3 जो है वो मेरा CH3CO को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा। अब आप बोलेंगे सर जहां CH3 था आपने कार्बन में जब प्रोटॉन लग रहा था और इसमें जितने ज्यादा CH3 थे वहां तो केमिकल शिफ्ट बढ़ा रहे थे, यहाँ क्यों घटा रहे थे। मैंने कहा भैया यहाँ जो कार्बन था उसके साइड में हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस CO की C डबल बॉन्ड sp2 कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है CH3 से, तो इसको तो CH3 को इलेक्ट्रॉन देने ही, मतलब CH3 को इलेक्ट्रॉन तो देने ही पड़ेंगे C डबल बॉन्ड O को। C डबल बॉन्ड O बहुत मारेगा CH3 को कि इलेक्ट्रॉन दे इधर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लेकर बैठा है। आई बात समझ में। जबकि यहाँ H है, H में तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो जितनी CO पर कम होगी उतनी ज्यादा ये डीसील्ड करेगा मेरे HB के प्रोटॉन को। यहाँ CH3 से थोड़ी मिल जाएगी तो कम डीसील्ड करेगा HA के प्रोटॉन तो B बेसिकली केमिकल शिफ्ट में ज्यादा हो गया A से। आओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। ABC इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी मैंने बताया था बेसिकली ये रेजोनेंस वाले क्वेश्चन है। रेजोनेंस को कैसे यूज करते हैं हम अपने किसमें, अपना जो हमारा होता है शिफ्ट बताने में। देखो कैसे बताएंगे, आओ समझो। BA है, आपको पता है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कुछ इस तरीके से जा रही होगी केमिकल शिफ्ट। तो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा और यहाँ पर आकर नेगेटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनता है यार, आप लोगों को पता होगा, O नेगेटिव HB H, ठीक है। तो देखो यहां जो ऑर्डर बनेगा, बी पर तो प्योर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बी पर तो प्योर पॉजिटिव आ रहा है भैया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही ये है कि उस पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत कम। पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो पूछो ही मत, ठीक है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बी की तो केमिकल शिफ्ट सबसे ज्यादा हो ही गई, बी की केमिकल शिफ्ट तो सबसे ज्यादा हो ही गई इसमें। अब ए और सी में देखना है मुझे, ए और सी में, सी यहाँ है, ए और सी में देखना है। सी इज नॉर्मल कार्बन, ठीक है भैया, सी जो है मेरा नॉर्मल कार्बन है। अब ए पे देखो, ए पर एनाइसोट्रोपी मेंटेन है, ए पर यहां भी डबल बॉन्ड के से लगा हुआ कार्बन, जब भी जैसे इथीन टाइप कार्बन, और यहां भी डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन। तो भैया ये तो ए पर हमेशा एनाइसोट्रोपी मेंटेन है, और जबकि सी पर तो कोई डबल बॉन्ड का सब्स्टिट्यूशन भी नहीं। डबल बॉन्ड का मतलब बेसिकली डबल बॉन्ड की एनाइसोट्रोपी भी नहीं मिल रही। आपको पता है डबल बॉन्ड के पैरा फील्ड में आ रहा होगा तो एच ए की इलेक्ट्रॉन केमिकल शिफ्ट बढ़ गई होगी। तो ए और सी, बी ए सी इज द ऑर्डर। देखो अब आपको बोलेंगे सर कि ए पर हमेशा एनाइसोट्रोपी मेंटेन है, बी की तो चली गई यहाँ एनाइसोट्रोपी, तो बी की से भी ज्यादा होनी चाहिए थी केमिकल शिफ्ट ए की। मैंने कहा नहीं, बी पर प्योर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। पॉजिटिव चार्ज जब आ गया तो वो तो एनाइसोट्रोपी कुछ भी चाहो, पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कर देगी, बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है। पाई फील्ड तो थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादा थोड़ा ना होते हैं, वो भी एक ही बॉन्ड का है, ठीक है, कोई एरोमेटिक नेचर नहीं है। तो ये सब जो 3 हो गया। अब 4 पर चलते हैं। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 भैया, DU और जैम जैसे एग्जाम के, इसमें तो बहुत पूछता है कि देखो प्रीडीन होता है बेसिकली, ये प्रीडीन के कौन से ABC में से कौन से का हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगी। तो आपको पता है प्रीडीन में जो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, कौन सा अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, वो
बी पोजीशन पर होता है, इस पोजीशन पर होता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, तो आपको पता है बी की तो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और इन दोनों पोजीशन पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। पर ए के पास मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा इस कार्बन से बेसिकली, तो ये HA सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, HA सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, उसके बाद C और B सबसे कम, क्योंकि B पे तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, A और C पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, और उसमें भी A सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो A की सबसे ज़्यादा केमिकल शिफ्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फिर उससे कम C की, और B सबसे कम। ये याद भी रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। आओ इस पर चलते हैं। मुझे लगता है मेरे को नहीं, इसको एक साथ हिसाब करूंगा। देखो आओ यहाँ समझो, ए बी सी, अब ऑक्सीजन है यहाँ पर रेजोनेंस लोन पेयर की तरफ से होगा, तो बेसिकली यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा होगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने का मतलब आपको पता है क्या? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने का मतलब ये पता है कि वो पागल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया होगा ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, वो सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, और इस HA से तो इतनी खींचेगा बेहिसाब खींच लेगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ देखो बिना ये सब लगा देना कि भैया HA तो मेरा A की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे कम होगी, क्योंकि A पर तो बहुत ज्यादा डीशील्डेड होगा, उसकी केमिकल शिफ्ट सबसे ज्यादा हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बोलता हूं और केमिकल शिफ्ट ज्यादा बोलता हूं, दोनों में डिफरेंस समझना बार बार, ठीक है। अब B और किसमें बचा? B और C में। तो आपको पता है B पर हमेशा एनाइसोट्रॉपी मेंटेन है, B पर हमेशा एनाइसोट्रॉपी मेंटेन है, इस स्ट्रक्चर में भी और इसके रेजोनेटिंग में भी, जबकि C पर हमेशा सिर्फ रेजोनेटिंग में आ रही है, ठीक है। तो B और C हमेशा एनाइसोट्रॉपी मेंटेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगले एपिसोड में एनाइसोट्रॉपी के सारे डाउट क्लियर हो जाने, इसका ABC ऑर्डर होगा। आओ छठा बताते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो FClI जो देखते हैं तुरंत ऑर्डर लगाते हैं कि F का -I सबसे ज्यादा, ऑर्डर हो गया HA HB HC, और निगेटिव लेकर आ जाते हैं क्योंकि ऑर्डर ये होता नहीं है हाँ ये ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर क्या होता है? देखो ऑर्डर होता है भैया, यहाँ मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे नहीं, यहाँ लगेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस M इन पर लोन पेयर हैं, Cl पर इन पर लोन पेयर है, 3-3 लोन पेयर लेकर बैठे होते हैं ये, ठीक है, 3-3 लोन पेयर लेकर बैठे होते हैं ये। अब आपको पता है ये तीनों प्लस M लगाएंगे। देखो प्लस M सबसे ज्यादा किसका होता है? प्लस M मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा भी फ्लोरीन की होती है। प्लस M नेचर की बात करूं तो वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। तो जितना मतलब हाँ अब आपको पता चलता था कि सर फिर F क्यों है? F का देखो -I भी ज्यादा होता है और प्लस M का नेचर भी बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली प्लस M F का बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब ये डोनेट भी मेसोमेरिक से ज्यादा कर रहा होगा, पर उससे ज्यादा ये इंडक्टिव से खींच लेता था जब हम GOC वगैरह या रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते थे, पर यहाँ इंडक्टिव लग नहीं रहा, तो यहाँ इसका प्लस M जीत रहा है कि प्लस M डोनेट कर रहा होगा, तो प्लस M से डोनेट कर रहा होगा तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा तो जो जिसका जितना ज्यादा M वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, तो F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, RE सबसे कम बढ़ा रहा होगा। तो शिफ्ट का ऑर्डर बेसिकली HC HB और HA ये आ जाएगा, CB आ जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। आओ और कुछ बचा है क्या? और ये क्वेश्चन बचा एग्जाम्पल नंबर 7। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको पता है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से बेसिकली डोनेट ही करेगा, क्योंकि ये जो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इससे खींच लेगा। ये -M ग्रुप, ये भी -M ग्रुप, इसमें किसका इंडक्टिव किसका -M नेचर ज्यादा होता है? आपको पता है NO2 का -M नेचर ज्यादा होता है, तो NO2 ज्यादा खींच रहा होगा, तो B की केमिकल शिफ्ट सबसे ज्यादा है, ये विड्रॉइंग A और ये डोनेटिंग ग्रुप इसका BAC इज द ऑर्डर इसका। ये हो गए भैया ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, गारंटी इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाना है, और या फिर ऐसा ही टाइप का कोई क्वेश्चन फंस जाना है, आपको ये करने आने चाहिए। इसको रिवाइज करके देखो, इस वीडियो को देखो, दोबारा से देखना अपलोड होने के बाद, और कमेंट करके बताना कि भाई स्पीड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना वही बहुत कुछ छूट जाएगा। आपका एग्जाम बहुत पास है, इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे में बढ़ाऊँ ये बात चीज़ें, ठीक है, कम समय में बट ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करो। अब बच्चे नहीं रहे, मास्टर्स के स्टूडेंट बनने वाले हो या मास्टर्स करके बैठे हो,
ये बच्चों वाली चीज़ नहीं है कि सर आपकी स्पीड बहुत तेज़ थी। बच्चे हो गया, जब प्रोफेसर बोलेंगे ना मास्टर्स में लिखा भी नहीं जाएगा, वो कोई पढ़ाएंगे नहीं, ऐसे एक एक वर्ड नहीं बुलाते हैं, लिखा नहीं जाएगा। आगे भी ऐसे ही होगा, आंसर लिखने होंगे बड़े बड़े एग्जाम्स में, तो इतनी ज़्यादा 3 घंटे में इतना कुछ लिखना होता है, आपसे लिखा भी नहीं जाएगा। आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बुरा मानो या भला मानो, चाहे मेरी बुराई कर लो, इसमें कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा तो हो गया, आपको सीखना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सीखने की भी, लिखने की भी और पढ़ने की भी। मतलब 1 घंटे में आपको 50 पेपर पढ़ने आने चाहिए, ठीक है, तभी मोटी मोटी बुक्स पढ़ पाओगे, वरना ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ों को सीखो, और इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, लंबा हो गया। थैंक यू सो मच, ठीक है।